हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल लर्डी टॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ कराई जा रही है और बहुत सारे सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, लाइक हिंदी, और आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 का एजुकेशन का वर्तमान भारतीय समाज, और दूसरा ही आपका एजुकेशन का ही पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तीनों का सिलेबस हमने पूरे तरीके से कवर कर लिया है। चौथा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है विज्ञान, ठीक है। उसमें भी हम आपके बहुविकल्प और अति लघु पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी मैंने मैराथन क्लास चैनल पे अपलोड की है, जिसमें आपके सारे अति लघु एक ही वीडियो के अंदर हैं और एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लें। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, या फिर क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं। किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को, ध्यान रखिएगा, निश्चित भूमि है और निश्चित क्या है, समय है, वाली फसलों को लगातार अदला बदली करके अगर हम बोते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्रण किसी क्षेत्र की भूमि, जलवायु, अन्य वातावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न रूप से अपनाया जाता है और ये कृषि के लिए अत्यंत महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। अब देखिए, धातु जो होती है, सबसे पहली बात है धातु की, मेटल की, मैं कुछ पॉइंट अलग से भी बताऊंगी, वो आप नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात, ये चमकदार होती हैं, चमक होती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ आप लिख लेंगे, कठोर होती है, ठंडी और चिकनी होती है। धातु बहुत ज़्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, आसानी से टूटती नहीं है। और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, संवाहक भी लिख सकते हैं, सुचालक भी लिख सकते हैं। धातुएं जल में डूब जाती हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे धातु का, जैसे कि सोना, चांदी, इस तरीके से एग्जाम्पल लिख देंगे 2-4। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी 2023 में पूछा गया है। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा से कई बार पूछा जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। सपोज दैट हमारी जितनी क्षमता है कार्य करने की, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एनर्जी, ऊर्जा कहलाएगी। तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और ये 2 तरह की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या फिर स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ जाते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तंत्रिका ऊतक का, नर्वस सिस्टम का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको पूरा प्रॉपरली जो है नर्वस टिश्यू का डायग्राम कई बार प्रैक्टिस करके देखना है। देखिए, इसमें जो ये इतना पार्ट है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है, साइटोन बोलते हैं। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं स्टार जैसे ये निकले हुए थ्रेड से, ये होते हैं डेंड्राइट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसमें ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सॉन, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट हो जाता है न्यूक्लियस। आप इतना बना देंगे, इतना भी इनफ है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलएड में। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इसमें आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि इसका काम क्या है, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, और ये शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करते हैं, पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करता है, भावना, स्मृति और तर्क के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण और बचाव बताइए। देखिए, जो स्मॉल पॉक्स आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, है ना। छोटी माता जो है वो एक संचारी संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन जन्म से लेकर 10 साल के बच्चों तक की आयु में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक बार होने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोधक क्षमता उपार्जित हो जाती है
और ये जो रोग होता है ये वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। अब देखिए ये फैलता कैसे है। छोटी माता जो है वो श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से रोगी के निकट संपर्क से और रोगी की संक्रमित वस्तु के उपयोग से होता है। सपोज दैट किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है और आप उसके आसपास हैं, उसने खांसा या छींका जो है उसकी बूंदें निकली और वह पर्यावरण में आके आप तक पहुंच गई, तो इससे आपको हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप उसकी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक उसके कपड़े पहन रहे हैं या फिर और कोई चीज़ है, तो भी आपको हो जाएगा। अब देखिए उद्भवन काल होता है इसका 14 से 21 दिन तक ये चलता है, ठीक है। और संक्रामक काल जो है पित्तिका निकलने के दिन के पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक होती है, ठीक है। इसके जो है पपड़ी सी बन जाती हैं। अब देखिए रोग के लक्षण क्या है, इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो हल्का हल्का बुखार रहेगा, कमर दर्द होगा। उसके बाद जो वयस्क हैं, जो एडल्ट एज के हैं, उनको 101 से लेके 102 तक भी बुखार पहुंच सकता है। और बुखार आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में दाने निकल आते हैं, ठीक है। और 2-3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है और 6 से 7 दिन में जो दाने हैं वो पपड़ी बन के सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। अब देखिए आप इस चीज़ से बचाव कैसे कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सूचना देंगे। दूसरी चीज़ आप करेंगे, जो भी रोगी है उसको अलग कमरे में उसकी व्यवस्था कर देंगे। और पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। जो रोगी का बलगम है, थूक है, उसको जलाकर नष्ट कर दें। ये संक्रमण फैलाते हैं। रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी सामान कमरे को साबुन, सोडा और गर्म पानी से धोना चाहिए या फिर फिनाइल से भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण बताइए, प्रसार और बचाव के उपाय। अब देखिए खसरा भी जो है वो छोटी माता की तरह एक संक्रामक रोग है। ये भी बच्चों में फैलने वाला संचारी रोग है। 6 महीने से 10 साल की आयु के काफ़ी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रसित होते हैं। कितना? 6 महीने से लेकर 10 साल तक की आयु के बच्चे। ये रोग भी वायरस द्वारा फैलता है। अब देखिए फैलता कैसे है। रोग का प्रसार प्रत्यक्षतः रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से रोगी व्यक्ति के संसर्ग से होता है। उसी की तरह होता है ये भी, स्मॉल पॉक्स की तरह। लगभग 10 से 14 दिन वही उद्भव काल है इसका भी। और संक्रमण काल दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से 5 दिन तक का इसका संक्रामक काल होता है। लेकिन छोटी माता में ये संक्रामक काल कितना था? 6 से मतलब दिन पित्तिका जिस दिन से निकलती है उससे 6 दिन तक, ठीक है। इसमें 5 दिन तक माना गया है। अब देखिए लक्षण क्या है। इसमें भी जुकाम रहेगा, सिर दर्द, हल्का हल्का बुखार होगा। फिर 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता बहुत ज़्यादा जो है फीवर हो जाएगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उसके बाद नाक और आँखों से पानी आने लगेगा। और जब जैसे ही चौथा दिन आएगा तो मुंह के अंदर के भाग, चेहरा, कान के पीछे दाने निकल आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे दाने जो हैं वो शरीर पे फैल जाते हैं। खसरे में 1-2 दिन तक दाने तीव्रता पर रहते हैं, जो दाने बहुत ज़्यादा रहेंगे और फिर धीरे धीरे सूखने लगते हैं। आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिस पर भी आपको डाउट है कि हाँ इस व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसको अलग कर दें। दूसरी चीज़, खसरे के रोगी को 7 दिनों तक उसको कम से कम अलग रखें। दूसरी फिर आगे रोगी का जो श्वसन मार्ग है उससे निकलने वाले सभी पदार्थों को जलाकर, श्वसन मार्ग मतलब जो भी उसने थूक रहा है या कुछ भी मतलब स्पिटिंग हो रही है उसको अलग से जला के जो है बिल्कुल नष्ट कर देना है, ताकि आप उसके संपर्क में ना आए, ना बीमार पड़े। और रोग ठीक होने पर रोगी के जो सामान है उसको ठीक तरीके से विसंक्रमित कर दे। जो भी उसने चीज़ें यूज़ में लाई हैं उनको अच्छे से वॉश कर ले और लाइक फिनाइल यूज़ करके या फिर और अच्छी सी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप उसको साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इसको। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड की जो समस्त ऊर्जा है वो हमेशा ही नियत रहती है। ऊर्जा का रूप, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का एक भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हम लाभदायक कार्य नहीं ले सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ होना माना जा सकता है जिसे
ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ हुआ, मतलब यूजलेस मान सकते हैं हम ऊर्जा के उस भाग को, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्जा क्षय। और ऊर्जा के रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का जो अधिकांश भाग है वो ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की उदाहरण सहित इसको समझाना है। देखिए उत्क्रमणीय क्या होता है, रिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी। अनुत्क्रमणीय होता है जो वापस से रिवर्स नहीं होता है। अब देखिए यह परिवर्तन होने के बाद पदार्थ अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, जैसे कि पानी का ठंडा होकर बर्फ़ बनना। नेक्स्ट है फिर अनुत्क्रमणीय। ये परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं, जैसे कि कागज़ जल के राख बनेगी, लेकिन राख से वापस से आप कागज़ नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किन्हीं दो ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है, और अम्ल वर्षा का मछली, मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो एसिड रेन है अम्ल वर्षा, उसका प्राथमिक कारण है वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन, ठीक है। अम्लीय जीवन पौधों, जानवरों, मनुष्य आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अम्ल वर्षा से पानी में एल्यूमिनियम की अधिकता होने पर मछलियों के लिए घातक सिद्ध होता है, और मृदा जो मिट्टी है वो भी गंभीर रूप से बाधित होती है। पौधों के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं, सही प्रकार से पनप नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवर्तन से क्या आशय है, चेंज क्या होता है। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि परिवर्तन हर व्यक्ति, मनुष्य और समाज में होता है ना, हर वस्तु में होता है, सही बात है ये। और किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, आकार, ताप, अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहा जाता है। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तु के भौतिक गुण जैसे कि रंग, आकृति, ताप, परिमाण, आयतन, अवस्था, संरचना, रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। जैसे कि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना और गीले कपड़ों का सूखना। ये सभी क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। आपने कई बार सुना होगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आज इसको जान लेते हैं कि ये है क्या। देखो सबसे पहली बात, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें पदार्थ की प्रकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नई चीज़ नहीं बनेगी, तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पानी का बर्फ़ या फिर वाष्प में परिवर्तित होना, नमक या चीनी का पानी में घुलना और पदार्थ का चूर्ण बनना, ठीक है। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं डेवलप हो रही है, नई चीज़ नहीं बनी। नेक्स्ट है फिर केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है और जिसके गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थ को मूल पदार्थ में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता, जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, दूध से दही बनना। अब देखिए जो दूध से दही बन रही है, ये ऐसा परिवर्तन है जिससे हमें एक नया पदार्थ मिला है ना, और इसके जो मूल गुण हैं, दही के जो गुण हैं वो दूध से अलग भी हैं। पदार्थ का जलना, दूध का फटना, दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, ये सारे हैं हमारे केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु से आप क्या समझते हैं। परमाणु अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, छोटी क्लासेस में आपने भी पढ़ा होगा परमाणु। तो किसी तत्व का सूक्ष्म अंश, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। परमाणु का जो आवेश होता है वो शून्य होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग किस प्रकार फैलता है। हैजा रोग आपने भी कई बार सुना होगा। हैजा जो है बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है। ये रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में होता है और ये सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से फैलता है। विब्रियो कोलेरी है, ठीक है,
जिसके कारण ये रोग फैलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया। मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है, इसके लक्षण लिखिए। देखिए जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया के प्रारंभ में क्या होता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, हाथ पाँव में दर्द रहने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, फिर आपको कपकपी के साथ तेज बुखार आ जाता है और ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी आ जाती है। और ये जो अवस्था है आधा घंटे से 2 घंटे तक रहती है। उसके बाद जो आपका फीवर है वो 103 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। कुछ समय बाद पसीना आता है और बुखार उतर जाएगा। और बुखार उतरने के बाद जी मिचलाने के, वमन की समस्या, उल्टी करने जैसा मन रहेगा। इस प्रकार ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे और हर तीसरे दिन बाद होती है। तो ये सारे हो गए मलेरिया के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र कौन कौन सी प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्र के प्रकार होते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रकार है मूल अनुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। वो सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के सरल अनुपात का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल अनुपाती सूत्र। जैसे कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो सरल अनुपात है वो क्या है, 1:2:1 रेशियो। कार्बन कितने हैं यहाँ 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1:1 रेशियो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आणविक सूत्र होता है। आणविक सूत्र ऐसा सूत्र होता है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के ग्लूकोज के अणु में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आणविक सूत्र, जिससे किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है, ठीक है। और मूल अनुपाती क्या था, वो सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के सरल अनुपात पता चले, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा संरचना सूत्र होता है। ये ऐसा सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है। जैसे कि CH4 है, मेथेन, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी संरचना पता चलेगी कि इसकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलक के। और कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में होता है। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि रासायनिक सूत्र के प्रकार बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार और लवण को स्पष्ट कीजिए। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम 15 क्वेश्चन ही इस क्लास में रहने देते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी को एक एक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने पूरे शानदार और इजी तरीके से एक एक लाइन आपको हमेशा से समझाने की कोशिश की है और ऐसे ही यही कोशिश आगे भी चलती रहेगी। तो आप सभी से इसी तरह का सपोर्ट की उम्मीद है हमें, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और जिन बच्चों को PDF चाहिए, जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।